हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है मध्य प्रदेश डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट 5। जी हाँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इकाई 5 यूनिट 5 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3 और 4 के वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं। प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आपने देख ली तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं इस 5वीं इकाई की जिसका नाम है प्लानिंग एंड असेसमेंट। जी हाँ, ये 5वीं इकाई है जिसका नाम है प्लानिंग और असेसमेंट। तो जिसमें प्लानिंग के बारे में, असेसमेंट के बारे में ही बात होगी। याद रखिएगा कि हमेशा इकाई के नाम पर, यूनिट के नाम पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इस पूरे इकाई का नाम ही है प्लानिंग और असेसमेंट तो सवाल भी इसी पर होगा। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम वर्ष का विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये बहुत ही कठिन विषयों में से एक माना जाता है क्योंकि प्रोफेशनल इंग्लिश सबसे कठिन और उसके बाद फिर पेडागोजी, फिर उसके बाद योग शिक्षा, ये सब कठिन विषय होते हैं। ठीक है, तो उसी की 5वीं इकाई लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं इस 5वीं इकाई के सबसे पहले ब्लूप्रिंट की। तो इस इकाई में हम क्या क्या पढ़ने वाले पहले बता दूं। तो पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट की, यानी अंक योजना की, कितने मार्क्स से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। फिर हम बात करेंगे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पहले डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले डीएलएड की परीक्षाओं में उनकी ही पूर्ण संभावना है पूछे जाने की। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे प्लानिंग एंड असेसमेंट के ब्लूप्रिंट की। अगर इसके ब्लूप्रिंट की अंक योजना की बात करूं तो इस पर कुल अंक आवंटित है 15। जी हाँ, टोटल जो मार्क्स इस पर अलॉटेड है, कितने मार्क्स अलॉटेड है? 15। जी हाँ, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहां से जो एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ आते हैं 5 क्वेश्चन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे इसी एक इकाई से। फिर बात करेंगे हम 2 मार्क्स के प्रश्नों की, तो इसमें आएंगे 2 क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स के 2, यानी कि 4 नंबर, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको 2, जिनके उत्तर आपको 30 से 45 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसे 2 प्रश्न आएंगे। फिर एक प्रश्न यहां पर 6 मार्क्स का भी आ जाएगा, 6 या 5 का कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पैटर्न जो है वो जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें तो ऑलरेडी क्लियरली इंस्ट्रक्शंस रहते ही है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ वेरी लॉन्ग वाला जो रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं, वो भी रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स वाले 5 हो गए। और फिर कभी कभी ऐसा होगा ना, जैसे 6 मार्क्स का करके इसको 5 कर देगा और एमसीक्यूज यहाँ पर 4 ही रहेंगे, तो इस तरफ से बैलेंस हो जाता है इकाई भी। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे अब सीधे सीधे बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले बता दूं, यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, 90+ % स्कोर करना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं, तो हमारा संपूर्ण कोर्स जो है डीएलएड का वो आप परचेज कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स आपको आता है 100% तैयारी करवाने के लिए, आने वाली डेट की परीक्षा के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें आपको मिलते हैं भाई नोट्स, इसमें आपको मिलते हैं पीवाईक्यूज, इसमें आपको मिलते हैं प्रश्नोत्तर, इसमें आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस। ये सब कुछ मिलता है मात्र एक वीडियो के, इस एक कोर्स के अंदर। एक वीडियो ने एक कोर्स में, तो हर इकाई का, हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर भी मिलता है। तो ये पूरा संपूर्ण कोर्स आप परचेस कर सकते हैं हमारे चैनल पर। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली कोर्स परचेस कर सकते हैं, संपूर्ण कोर्स, जहां से आपको 33% की छूट भी मिल जाएगी। जी हाँ, 33% का ऑफ चल रहा है, अभी ऑफर है, तो 33% का ऑफ मिल जाएगा कोर्स पर। कोर्स परचेस करना बताया बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए बिना कूपन कोड के डायरेक्ट, क्योंकि कूपन कोड डालोगे तो ऑफर नहीं मिलेगा, इसलिए बिना कूपन कोड डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड असेसमेंट? अब मैंने कहा था इकाई के नाम पर प्रश्न आता ही आता है, तो यहां बात हो रही प्लानिंग और असेसमेंट का मतलब क्या है, आपको इसका अर्थ बताना है कि एक्चुअल में प्लानिंग और असेसमेंट होता क्या है। अब जब भी प्रश्न ऐसा आए तो हमें बताना पड़ेगा प्लानिंग और असेसमेंट क्या है। तो पहले प्लानिंग और असेसमेंट की परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह लिखिए। ठीक है, तो बात करें प्लानिंग एंड असेसमेंट की, तो प्लानिंग एंड असेसमेंट है क्या? एक निरंतर, कंटिन्यूअस चलने वाली सिस्टमेटिक साइकिल है, जिसमें आप प्रॉपर एक तरह से प्लान करते हैं, रणनीति बनाते हैं और आप चेक करते रहते हैं कि आपका प्लान काम कर रहा है कि नहीं। आप असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? चेक करते रहना, नजर रखना और अपने आप को चेक करते रहना, अपने काम को चेक करते रहना कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग एंड असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टमेटिक साइकिल। अब ये एक सिस्टमेटिक साइकिल की तरह है जो इस्तेमाल होता है कुछ हासिल करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए, टू अचीव गोल्स पर्टिकुलरली इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, एजुकेशन में, शिक्षा में, मैनेजमेंट में अब हम जो भी पढ़ा रहे हैं
अब जब से मुझे पूरा सिलेबस मिला पढ़ाने को, तो मुझे पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाना पड़ेगा और मुझे देखना होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। जब भी हम कक्षा में एज ए टीचर पढ़ाएंगे, एज ए टीचर, एज ए अध्यापक हम पढ़ाएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा हम जो सिलेबस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, मैं अपने प्लान के हिसाब से कितना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहा हूं, फाइनल एग्जाम आने से पहले प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये सब प्लानिंग, ये सब असेसमेंट मेरे अंदर चलते रहेगा ना दिमाग में, और मैं करते रहूंगा रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो यही क्या है, प्लानिंग एंड असेसमेंट। अब प्लानिंग एंड असेसमेंट क्या है, एक साइकिल की तरह है जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है टू अचीव आवर गोल्स। हमने जो गोल डिसाइडेड कर रखी है, स्पेशली इन एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई में यानी कि एकेडमिक्स में और मैनेजमेंट में ही गोल्स हमारे रहते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड, और क्या क्या रहेगा इसमें भाई, प्लानिंग में इन्वॉल्व का क्या रहता है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मैपिंग आउट स्टेप्स। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, वो रहता है। व्हाइल असेसमेंट गैदर्स, ऑब्जर्व्स एंड एनालाइज एविडेंस टू एवेलुएट प्रोग्रेस। प्लानिंग में क्या क्या रहता है भाई, प्लानिंग में होता है कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैपिंग की जाती है, इसमें आउट स्टेप्स रहते हैं प्लानिंग में। यानी प्लानिंग में क्या कहता है, पहले रणनीति बनाओ, यानी ऑब्जेक्टिव्स ये हासिल करना है, इस स्टेप से हासिल करना है, ये करना है, ये होता है प्लानिंग में। वही बात करें असेसमेंट में, तो असेसमेंट में हम प्लान करने के बाद हमने जो काम कर लिया, देखो पहले प्लानिंग होगी, फिर उस पर वर्क होगा, फिर वर्क होने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे हमने कैसा काम किया, क्या हमारा प्लानिंग से मैच कर रहा है, यानी बात की प्रोसेस होती है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं ना, नजर रखते हैं। असेसमेंट में हम देखते हैं कि आखिर हमने किया क्या, हमने प्लान क्या किया था, हमारी हरकत क्या थी और हमें आउटकम क्या मिला, हमने क्या आउटकम मिला, हमको आउटकम भी देखना पड़ता है इसमें। तो हम इसमें एनालाइज करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर एविडेंस सबूत वगैरह सब देख के अपना प्रोग्रेस नापते हैं, कितना वृद्धि हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सब हम देखते हैं ना। फिर इससे हमें पता चल जाता है कि हम सही चल रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे, सही नहीं चल रहे हैं, चेंजेस करेंगे, है ना, ये सब पता रहेगा हमको। बहुत पीछे चल रहे हैं तो हमें बहुत सारा चेंज करना रहेगा। तो प्लानिंग वगैरह ये सब समझ में आ गया। मतलब एक तरह से आप देख सकते हो, आपकी स्टडी, आप जो स्टडी करते हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, वैसे यहाँ पढ़ाई करवाना है, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नजर रखना होता है कि आप पढ़ाई कैसे चल रही है, आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। बहुत पीछे चल रहे हो तो आपको स्टडी हावर बढ़ाने पड़ेंगे, और ज्यादा पीछे नहीं चल रहे, सब कुछ प्लानिंग से चल रहा है, तो जो ऐसा चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखो, है ना। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, जिसे इकाई योजना, आप तो पढ़े भी होंगे पहले भी, है ना, हिंदी में आप जाने भी होंगे इकाई योजना क्या होती है, लेसन प्लानिंग क्या होता है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो बात करेंगे लेसन प्लानिंग क्या है, व्हाट इज लेसन प्लानिंग। तो अगर बात करें लेसन प्लानिंग क्या है, तो लेसन प्लानिंग एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। किस चीज का प्रेजेंटेशन है, कि एक निश्चित समय में आप उस लेसन में क्या क्या दोगे और कैसे कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, आप देखते हो ना कि एक पर्टिकुलर यूनिट को, पर्टिकुलर चैप्टर को, इकाई को पढ़ाने के लिए फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर्स, फिक्स नंबर ऑफ पीरियड्स रहते हैं। इतने घंटे में पढ़ा देना है, 7 दिन की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, 7 दिन में ये पढ़ाना है, यही तो है लेसन प्लानिंग, है ना। पहले दिन क्या पढ़ाएंगे, दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे, अंत कैसे करेंगे इकाई का, ये सब हमें देखना रहता है। तो यही तो प्लानिंग है ना, तो इसी की बात होती है। तो लेसन प्लान इज ए प्रॉपर प्रेजेंटेशन। लेसन प्लान क्या है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है किस चीज का भाई, लिमिटेड टाइम में प्रेजेंटेशन है, विच डेवलप द टॉपिक प्रॉपरली एंड कोरिलेट द कॉन्सेप्ट विद पीपल एंड इंटरेस्टिंग वे। यानी कि हम लेसन प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हमें जो भी पढ़ाना है वो एक निश्चित समय के अंदर हम पढ़ा सके, और जो पढ़ाना चाहते हैं, जो हमारा टॉपिक है, उसको और इंटरेस्टिंग वे में और इफेक्टिव वे में और अच्छे से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सके। यही होता है क्या, हमारा लेसन प्लानिंग इकाई योजना। अब इसका खासियत भी होता है देरा। अब देखो, एक सवाल तो हो गया लेसन प्लानिंग क्या है, अब दूसरा सवाल भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी लेसन प्लानिंग की खासियतें क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पूछ सकते हैं ना आपको। ठीक, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप पहले से प्लान करके जाओगे क्लास में, तो आपको एक आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मुझे पता है आज क्या पढ़ाना है, सोचना नहीं पड़ेगा, आप घबराओगे नहीं, नर्वस नहीं होगे, पहले से आपको पता है ना। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, लेसन प्लानिंग करने से आपको आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, ये आपका समय बचाता है, क्योंकि आपको पता है इस दिन ये करना है, उस दिन ये करना है, तो आपको टाइम पास करने की, आपको किसी टॉपिक को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे इतने टाइम पे इतना पढ़ाना है ना। तो इससे आपका समय का बचत भी होता है। तीसरा भाई, इससे आपका पढ़ाई लिखाई जो भी आप करवा रहे हो पूरी तरह से व्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे में रहता है। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग, यानी पठन का, ये जो शिक्षण का जो है एक बहुत ही व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीका होता है। फिर और क्या, ये हमारे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्स होते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो गोल्स होता है, कि इस
पार्ट को पढ़ा के हमें ये हासिल करना है ना, तो वो हासिल हो जाता है अगर आप लेसन प्लानिंग करके चलोगे तो इट फुलफिल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करता है। फिर क्या, इट मेक्स कोरिलेशन विद प्रीवियस नॉलेज, लेसन प्लानिंग करके जाओगे तो पुराने बच्चों को जो आपने पहले पढ़ा रखा है, जो पहला नॉलेज है बच्चों को, उस नॉलेज से आप ये वाला नॉलेज दे पाओगे, दोनों को संबंधित जोड़ पाओगे ना, उसके आधार पर नया चीज सिखा पाओगे, तो बच्चे आसानी से सीखेंगे, उनको भी तकलीफ नहीं होगी, आपको समझाने में भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब फायदे होते हैं किसके, लेसन प्लानिंग के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय CCE? जी हाँ, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंशन या कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। आपने हिंदी में भी इसको शायद पढ़ा रखा होगा ना, जानते होंगे, हिंदी में इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब एक कंटिन्यूअस एंड इंप्रिहेंसिव और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक, सतत यानी कंटिन्यू, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो ये जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, ये है क्या एक्चुअल में, CCE है क्या? तो CCE जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, है ना। CCE का बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान है एजुकेशन की शिक्षा में। CCE हैज ए इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस कॉल्ड एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद क्या है कि बच्चों को पढ़ाना, चेक करना कि जो हमारा मकसद है पढ़ाई लिखाई का, जिस मकसद से हम पढ़ाई करवा रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं? एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, बेहतर नॉलेज के लिए, अनुभव के लिए। तो वो अच्छा इंसान बच्चा बन रहा है कि नहीं, नॉलेज आ रहा है कि नहीं, अनुभव आ रहा है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा CCE से, यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से, यानी रेगुलर समय पे टेस्ट लेके बच्चों का मार्किंग करके बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये पता करके, यही तो है CCE, यही है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्ले मेन रोल इन टीचिंग। लगातार जब हम टेस्ट करते रहते हैं, मूल्यांकन करते हैं, चेक करते हैं कि कितना हमने सिखाया बच्चों को, नहीं पता चला हम साल भर पढ़ाते रह गए, बच्चे मुंह नहीं लाते रह गए, हाँ समझ रहा है, और बाद में जब परीक्षा ली, फाइनल एग्जाम, कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे संकोच करते हैं। बच्चे हमेशा थोड़ी सच बोलेंगे कि हाँ समझ में नहीं आया, संकोच करते हैं। या कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो क्लास में बाकी सब हाँ बोल रहे तो चुप रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सबको समझ में आएगा, मुझे नहीं आया, मैं तो भोंदू हूं। इसलिए बच्चे से लगातार टेस्ट लेंगे तब पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस CCE, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय OER? यानी OER क्या होता है, ठीक है। OER यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यानी ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो शिक्षा के हैं, शिक्षा में काम आते हैं, शिक्षा देने में काम आते हैं, इसकी मदद से शिक्षा दी जाती है, इनकी मदद से सिखाया जाता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER का मतलब क्या होता है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल्स इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में, किसी भी तरह से, हो सकता है ये ऑडियो चीज हो सकता है वीडियो चीज हो सकता है डिजिटल हो सकता है हार्ड कॉपी हो, जैसे कि पन्ने किताब, है ना, या सॉफ्ट कॉपी PDF वीडियोस हो सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER क्या है, एक टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च, टीचिंग का, पढ़ाने का, लर्निंग सीखने का, अधिगम का, और ये रिसर्च करने का, शोध करने का एक मटेरियल है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, ये डिजिटल और प्रिंट किसी भी माध्यम से हो सकता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन द पब्लिक डोमेन और हैव बीन रिलीज्ड अंडर एन ओपन लाइसेंस, जिसको ओपन लाइसेंस के थ्रू लाया गया। जैसे NCERT की सारी किताबें फ्री में मार्केट में, या मार्केट में तो फ्री में नहीं उपलब्ध होती, यानी इंटरनेट पे PDF वगैरह फ्री मिल जाती है, वो पूरी तरह से उपलब्ध रहती है NCERT की, है ना। लेकिन ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में आएगा। लेकिन कई लोग जो राइटर्स अपनी किताब लिखते हैं, छापते हैं, वो फ्री में नहीं करते, क्योंकि उनसे उन्हें पैसा कमाना होता है, बड़ी मेहनत से उन्होंने लिखा हुआ होता है रिसर्च करके। और सरकार का जो NCERT हो तो फ्री है पूरी तरह से। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या होता है, ऐसा कोई भी रिसोर्स जो पढ़ने, लर्निंग, टीचिंग या रिसर्च करने के काम आता है, जो ओपनली, ओपन सोर्स लाइसेंस के थ्रू सबके लिए पब्लिक में फ्री में उपलब्ध हो जाएगा, है ना। वो इससे होता क्या, पैसे बचते हैं, फ्री में मिल जाती है किताब। फिर कस्टमाइजेशन एंड रेलेवेंस, अब ओपनली है तो कोई भी उसको अपने हिसाब से काट छाट करके अपने पास रख सकता है, ठीक है। और क्या, इंक्रीज्ड एक्सेस, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी देख सकता है, क्योंकि अगर पैसे लगते तो गरीब बच्चे नहीं देख पाते, है ना। और क्या, इंकरेजेस इंगेजमेंट, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए देखो आप NCERT किताबें सब पढ़ते हैं, NCERT सब जगह उपलब्ध है, क्योंकि NCERT जो है मुफ्त में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की तरह है, OER है, ठीक है। इमीडिएट एक्सेस, जब चाहो तब मिल जाएगा, है ना। वरना अगर प्राइवेट किताब होगी तो वो खरीदना पड़ता है, जब वो नया छापेंगे तब मिल पाएगा, जबकि NCERT हमेशा उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध रहती है। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया OER के बारे में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज द नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन? व्हाट इज द नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन? जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी रिवीजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों आवश्यकता है कि आप करिकुलम को रिवाइज करो? जरूरत क्या है उसकी? ठीक है, तो भाई देखो, करिकुलम जो है ना, मेनली हम करिकुलम की बात करें तो इसका जो रिवीजन करना होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भाई रिवीजन ही है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सीखी गई चीज को, लर्निंग को, टीचिंग को एक नया आयाम देता है, नई इंपॉर्टेंस लाता है, सार्थक बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है। ठीक है, तो करिकुलम रिवीजन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एजुकेशनल क्वालिटी, है ना। अगर करिकुलम रिवाइज करते रहेंगे तो शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बना रहेगा। शिक्षा की गुणवत्ता, एजुकेशन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए करिकुलम रिवीजन जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन एजुकेशनल क्वालिटी करिकुलम रिवीजन इज नेसेसरी, इज मस्ट, है ना, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, आवश्यक है। क्लियर? जैसे आपको अच्छा लगे जो वर्ड है इस्तेमाल कर रहे हैं लिखिए, बस ये जान लीजिए कि करिकुलम का रिवीजन आवश्यक है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन एजुकेशनल क्वालिटी करिकुलम रिवीजन इज नेसेसरी, इट इज मस्ट, है ना। फिर क्यों, ऐसा क्यों है? तो कारण भी दिया है, रेलेवेंस टू चेंजिंग नीड्स, बदलती जरूरतों के अनुसार वो रहना चाहिए। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई एनईपी 2023 के हिसाब से सिलेबस चेंज हुआ, 6वीं 7वीं 8वीं की सारी एनसीईआरटी किताबें चेंज हो गई है, 9th तक किताब चेंज हो गई है। ठीक, फिर मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा व्यवस्था का किताबों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। फिर क्या, इंप्रूव्ड आउटकम्स, यानी कि भाई इनसे बहुत ज्यादा बेहतर सुधार किया हुआ इसमें रिजल्ट मिलेगा। और क्या, कंप्लायंस एंड एक्रेडिटेशन, यानी कि भाई ये व्यवस्थित होगा, सबके लिए सुलभ होगा, सबके लायक होगा, है ना, मिलता जो चाहिए हमें उस तरह का होगा। फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सतत इसमें सुधार होता रहेगा, कंटिन्यूअस इसमें सुधार होते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बनेगी अगर हम करिकुलम को रिवाइज करते रहेंगे। वरना बाबा आदम के जमाने का सिलेबस जो है चलता आएगा तो ये तो गड़बड़ है ना। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के 5th यूनिट के। और भी क्वेश्चन आंसर्स और भी डिटेल में समझाते हुए वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स डिटेल में भी और शॉर्ट्स में भी आपको उपलब्ध होती है हमारे कोर्स में। कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कॉलेज का एजेंट्स का जो ग्रुप होगा, उसमें जरूर वीडियो को फॉरवर्ड करें, चैनल के लिंक शेयर करें, उनको भी कोर्स में जरूर जोड़ें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तभी नोटिफिकेशन आपको जाएगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।